नमस्कार मित्रों, तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपादकत्व की और इनके निबंधों की। पिछला जो व्याख्यान था उसमें मैंने इनके उपन्यासों और इनकी कहानियों की विस्तृत चर्चा की थी और हम इनकी काव्य कृतियों की भी बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इन सब विषयों को जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के व्याख्यान में हम इनके संपादकत्व की बात करेंगे। तो इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। देखिए मित्रों, कवि, चाहे वो कवि है, चाहे वो लेखक है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो साहित्यकार है, ये जन्म से ही पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो निराला जी जो थे वो जन्म से ही प्रतिभा संपन्न कवि थे और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार और पत्रकार भी थे। इन्होंने अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और यह संपादन कार्य इन्होंने कलकत्ता के आध्यात्मिक पत्र समन्वय से शुरू किया। तो पहले समन्वय के विषय में विस्तार से जानते हैं। समन्वय एक मासिक पत्र था। समन्वय क्या था? मासिक पत्र था जो कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। और कलकत्ता में भी ये रामकृष्ण मिशन कार्यालय से निकलता था। ठीक है। और कब निकलता था? ये 1922 ईस्वी में। और इसके जो मुख्य संपादक थे वो थे स्वामी माधवानंद। स्वामी माधवानंद। और यह क्या था? यह मुख्यतः एक आध्यात्मिक पत्र था। ठीक है, ये क्या था? एक आध्यात्मिक पत्र था और जिसका संपादन कार्य किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। और यहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के दर्शन से, उनकी कविताओं से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ था। और फिर यह प्रभाव, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, इनकी कविताओं का प्रभाव या इनके दर्शन का प्रभाव जो है वो आगे आने वाले इनके लेखन पर दिखाई पड़ता है। समन्वय के प्रकाशन के पश्चात इन्होंने फिर 1923 ईस्वी में कलकत्ता में ही एक पत्र था जिसका नाम था मतवाला। जिन्होंने इनके संपादन कार्य से या इनके लेखन कार्य से इस पत्र को बहुत प्रसिद्धि मिली। तो 1923 ईस्वी में इन्होंने मतवाला का संपादन कार्य किया। और यह क्या था? यह एक साप्ताहिक, मतवाला जो था वो एक साप्ताहिक पत्र था। कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। ठीक है। कब निकलना शुरू हुआ था? 1923 ईस्वी में। और इसके संपादक जो थे वो कौन थे? संपादक थे महादेव प्रसाद सेठ। महादेव प्रसाद सेठ जो थे वो इसके संपादक भी थे और प्रकाशक भी थे। मतवाला जो है वो हिंदी की प्रथम व्यंग्य प्रधान पत्रिका मानी जाती है। मतवाला क्या मानी जाती है? हिंदी की प्रथम व्यंग्य प्रधान पत्रिका। ठीक है। पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी थी, तो उसका नाम था मतवाला। और मतवाला के संपादक तो में अन्य भी थे, जैसे कि नवजादिक लाल थे, संपादक मंडल में शामिल थे ये नवजादिक लाल। और पांडे बेचन शर्मा, जिन्हें उग्र भी कहा जाता है। और श्रीवास्तव
और शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, ये जो सारे थे ये संपादक मंडल में शामिल थे और निराला जी तो थे ही थे। और इस पत्र की क्या विशेषता थी कि इस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर नटराज का चित्र अंकित होता था और उस नटराज के चित्र के नीचे जो कुछ पंक्तियां लिखी होती थी जिसे सिद्धांत वाक्य भी कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ होता था, लिख लीजिए क्या होता था। इसके मुख्य पृष्ठ पर एक नटराज का चित्र होता था और नटराज के चित्र के नीचे कुछ एक पंक्ति होती थी कि अमीय गरल शशि सीकर, अमीय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक, पीते हैं जो साधक, उनका प्यारा मतवाला, उनका प्यारा मतवाला। तो ये पंक्तियां जो थी वो इसके मुख्य पृष्ठ पर नटराज के चित्र के नीचे अंकित रहती थी। और दूसरे पेज पर भी एक पंक्ति थी जो भी बहुत प्रसिद्ध है कि खींचो ने कमान को, खींचो ने कमान को, न तलवार निकालो, खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जहां तोप मुखाबित हो, जहां तोप मुखाबित हो, अखबार निकालो, अखबार निकालो। खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जहां तोप मुखाबित हो, अखबार निकालो। ये जो पंक्तियां थी ये मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर अंकित रहती थी। और इसमें कुछ स्थायी स्तंभ थे जो हास्य व्यंग्य स्तंभ थे, जैसे चंडू खाने की गप, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज, रंग रूटों की फौज, चलती चक्की, चलती चक्की। ये क्या थे, इनके हास्य व्यंग्य स्तंभ थे जो हर रोज छपते थे। और इसमें कुछ और निबंध थे जैसे कि चाबुक और कसौटी, चाबुक और कसौटी। ये जो निबंध थे ये निराला जी इन निबंधों को लिखते थे और ये इस मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे, चाबुक और कसौटी। और इसकी क्या विशेषता थी कि निराला उपनाम जो है वो मतवाला पत्रिका में संपादन करने के दौरान ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्राप्त हुआ था। इसके पीछे क्या कारण था कि मतवाला पत्रिका में लेखों की संख्या बहुत कम थी, मतलब बहुत कम लेखक जो है वो अपना लेख प्रकाशित करवाने के लिए मतवाला में भेजते थे। तो लेखन सामग्री अधिक दिखाने के लिए जो संपादक मंडल में कवि काम कर रहे थे उन्हीं के नामों का छद्म नाम प्रयोग करते हुए जो है मतवाला में लेखन सामग्री प्रकाशित की जाती थी। तो निराला जो उपनाम है वो उसी छद्म नाम का प्रतीक है। ठीक है, तो निराला उपनाम इन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मतवाला पत्रिका से ही प्रकाश जो है वो इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था, मतवाला पत्रिका की हमने बात की कि क्या क्या इसकी विशेषता थी। और तीसरी इनकी पत्रिका है जिसका नाम था सुधा। सुधा पत्रिका 1930 ईस्वी में, और ये निकलती थी मासिक पत्रिका थी और यह लखनऊ से निकलती थी।
लखनऊ से, और इसके जो संपादक थे उसका नाम था दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव जो थे वो इसके संपादक थे। ठीक है, इसके विषय में ज़्यादा विशेष नहीं मिलता कुछ भी। तो सुधा पत्रिका थी, कहाँ से निकलती थी? लखनऊ से निकलती थी, और दुलारे लाल भार्गव जो थे इसके मुख्य संपादक थे। ठीक है, उसके पश्चात अब हम एक और इनकी पत्रिका थी रंगीला। रंगीला पत्रिका थी जो कलकत्ता से ही निकलती थी, कलकत्ता से निकलती थी, और रंगीला पत्रिका के संपादक, प्रकाशक, प्रूफ रीडर सब कुछ कौन थे? निराला ही थे। यानी कि यह निराला का अपना पत्र था, परंतु निराला का इस काम में मन नहीं रमा और कुछ महीनों तक ही इसका संपादन और प्रकाशन किया, और वे फिर पुनः कहाँ चले आते हैं? फिर ये मतवाला में चले जाते हैं, और मतवाला के पश्चात ये लखनऊ आकर के सुधा पत्रिका में संपादन कार्य संभाल लेते हैं। ठीक है, ये था इनका संपादन कार्य। अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंधों की बात करते हैं, यानी कि निबंध संग्रह कौन कौन से थे इनके। इनका जो निबंध संग्रह था, पहला जो निबंध संग्रह था उसका नाम था प्रबंध पदम, कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में। दूसरा था प्रबंध प्रतिमा, प्रकाशित हुआ था 1940 में। तीसरा था चाबुक, ये प्रकाशित हुआ था 1951 में। चौथा इनका निबंध संग्रह था चयन, जो प्रकाशित हुआ था 1957 में। और पांचवा था संग्रह, जो इनकी मृत्युपरांत प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये थे इनके निबंध संग्रह। कौन से? प्रबंध पदम 1934 ईस्वी में, प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1951 में, चयन 1957 में, और संग्रह 19 जो है वो इनका मृत्युपरांत प्रकाशित हुआ था। और इनके कुछ आलोचना ग्रंथ भी थे, आलोचना ग्रंथ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो है इनका रविंद्र कविता कानन। रविंद्र जो है ये इन्होंने लिखा था 1928 ईस्वी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है रविंद्र को अपना आदर्श भी मानते थे, परंतु इनके प्रति ये स्पर्धा भाव भी रखते थे, यानी कि इनसे मुकाबला भी करते थे और स्वयं को इनसे श्रेष्ठ भी मानते थे। कि इनका प्रयत्न ये रहता था कि जो कुछ रविंद्र की कविताओं में नहीं है वो स्वयं देने का प्रयास करते थे। और दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो है पंत और पल्लव, जिसने क्या कर दिया था, हिंदी साहित्य में हिंदी आलोचकों में एक विवाद उत्पन्न कर दिया था। क्योंकि इन्होंने इसमें वैसे तो ये लिखा था इन्होंने 1949 ईस्वी में, और इसमें पंत की आलोचना करते हुए इन्होंने इसको क्या कह दिया था, पंक्ति चोर कहा था। पंत को पंत और पल्लव में इन्होंने क्या कहा, पंक्ति चोर कहा था। तो रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव ये इनके दो महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है। कुछ इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हें डॉक्टर नामवर ने छंदों का गुरु कहा। इन्हें डॉक्टर नामवर ने छंदों का गुरु। अब आपसे पूछा जा सकता है कि छंदों का गुरु किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है निराला को। किसने कहा? डॉक्टर नामवर ने कहा। और भी मुख्य बात है कि निराला कवित्व को
निराला कवित्व को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। निराला कवित्व को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। ठीक है, तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपादन या प्रकाशन की हमने बात की, और हमने बात की कि इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे थे, कौन से इनके आलोचना ग्रंथ थे। सब विषयों पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, और अगला जो व्याख्यान होगा उसमें मैं इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।